जरा अपने बारे में आप थोड़ा बताइए। सर, मेरी एजुकेशन के बारे में, मेरा ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से सोशियोलॉजी और हिस्ट्री से हुआ है 2014 में। और फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी से हुआ है। उसके बाद करेंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ सोशियोलॉजी से ही, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से ही। तो जो पीएचडी का आपका क्या टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है? सर, पीएचडी का मेरा टॉपिक है ट्रेवल्स एंड ट्रेबुलेशंस ऑफ एल्डरली पीपल इन ओल्ड एज होम, स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आपने कोई लखनऊ में कौन से ओल्ड एज होम में विजिट किया? सर, अभी मेरा ग्राउंड वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी थ्योरी वर्क ही चल रहा है। नवंबर दिसंबर में हमारा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ था, तो अभी मीन्स हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अभी कुछ 2 साल के बाद बुक रिव्यू कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लोग ग्राउंड वर्क पे जाते हैं, तो अभी उसका टाइम नहीं है। अच्छा, एक बात लेकिन बताइए। मैंने yes, sir। जी जी हाँ, बोलिए, वो कुछ बता रहे थे आप, क्या बता रहे थे? सर, लेकिन मैंने ओल्ड एज होम्स का पता लगाया, यहाँ पे कुछ हैं अभी, जैसे हेल्पेज इंडिया है, जो कि एक एनजीओ है, पूरे इंडिया लेवल पर है। तो ये ओल्ड एल्डरली पीपल का केयर और हॉस्पिटलाइजेशन और एनजीओ वगैरह इन सब का काम देखता है। इसके अलावा एक यहाँ पे केयर होम है, आस्था केयर होम है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, वो मैं देख रही हूँ, लेकिन अभी ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो मनरेगा है, मनरेगा को आप नए परिप्रेक्ष्य में, ये कोविड-19 के बाद के में किस तरीके से सोशल इंक्लूजन और जॉब क्रिएशन में कैसे इसको आप इस्तेमाल कर पाओगे? सोशल इंस्टीट्यूशन, सर, आपका क्वेश्चन है मनरेगा को सोशल इंस्टीट्यूशन और जॉब क्रिएशन में कैसे यूज करना है। सोशल इंक्लूजन, सर, सामाजिक समावेश, सामाजिक समावेश। जी, जी जी जी। सामाजिक सर, समावेश। जैसे कि इस तरह से आप रोजगार उपार्जन कैसे इससे बढ़ा सकोगे? सर, जैसे कि मनरेगा जो है, इसमें एक्चुअली पहले तो इसका उपयोग हो ही रहा था पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन इसका जो अब कोविड-19 के दौर में जो इन माइग्रेशन हो रहा है सारे दूसरे राज्यों से, तो बहुत ही ज्यादा संख्या में वर्कर्स जो हैं वो उनके पास कुछ काम नहीं रह गया है। तो इसकी वजह से हमको मनरेगा को अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है, जैसे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका जो क्या काम उन्होंने जो आपको अपना, मैं क्या करना चाहिए, गांव में क्या काम होना चाहिए इनके थ्रू? ओके सर, सर काम होना चाहिए जैसे कि पब्लिक से जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि सड़क बनाना है, तालाब बनाना है, और जो हम इवन इनको कुछ माइक्रो जो लेवल पे जो इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज करते हैं, उनमें भी स्किल डेवलपमेंट करके उनको उसमें भी उनका रास्ता साफ हो सकता है माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज में। जब मनरेगा में हम स्किल डेवलपमेंट को भी यूज कर सकते हैं, तो उसके जरिए उनको रुपए भी मिलेगा और साथ में स्किल डेवलपमेंट होगा, ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा दे सकेंगे। इसके अलावा और भी सोशल वेलफेयर के काम है, जो कि जैसे इरिगेशन से रिलेटेड है, जैसे कि तो उसमें भी हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन या घर में जो लोकल लेवल पे जो हमारा काम है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था आपका? ऑप्शन सर सब्जेक्ट क्या था? सोशियोलॉजी। 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 तो आंगनबाड़ी का जो गांव के और विकास में कैसे आप इस्तेमाल कर पाओगे? ओके सर, सर जो आंगनवाड़ी है
ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। इन आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता हैं वो उनका इंटरेक्शन गांव की महिलाओं या युवकों से सबसे जो है बेसिक इंटरेक्शन होता है। तो जैसे कि हम लोग पॉलिसीज तो बना लेते हैं ऊपर से, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है ये इन लोगों के पे ही है, आंगनवाड़ी पे। तो इसका यूज हम ऐसे शिक्षा में कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी प्राइमरी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो उनका यूज हम उनको पढ़ाने के काम में करते हैं। साथ में खाना वगैरह, जो राशन पूर्ति है, जो लोग माइग्रेंट्स वर्कर हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है तो उनको खाना मतलब कि राशन उपलब्ध कराने के चक्कर में, और जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत टीकाकरण में ठीक है। आंगनवाड़ी को हम। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ एक नेपाल और भारतवर्ष के बीच में कुछ एक प्रॉब्लम है। पहली चीज, लेटेस्ट क्या प्रॉब्लम हुई है? सर जस्ट अभी 1-2 दिन पहले की बात है। ओली जो पीएम है नेपाल के, क्या नाम है उनका? उन्होंने क्या नाम है उनका? ओली सर। ओली। सर आगे का नाम नहीं पता है, लास्ट का पता है ओली। हाँ, तो बताइए बताइए। सर ओली सर ने ये बोला है कि जो राम जी हैं उनकी जन्मभूमि अयोध्या नेपाल में भी एक अयोध्या स्थान है। उन्होंने ये बोला है कि राम एक्चुअली में अयोध्या में ही पैदा हुए थे, वो इंडिया में मतलब उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है वहां पे नहीं पैदा हुए थे। तो रिसेंटली यही इसके जस्ट पहले भी कुछ उनका सीमा विवाद दूसरा भी चल रहा दूसरा है। दूसरा जो मैप की प्रॉब्लम है, कुछ मैप की भी प्रॉब्लम है इंडो नेपाल की कि वो नहीं है? कोई प्रॉब्लम है कुछ और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है? भारत और नेपाल के यस बीच सर। में क्या समस्या है? यस सर, अभी इससे चित्र जारी किया है, जो कि उसमें उन्होंने लिपुधारा जो काली नदी का उद्गम स्थान है उसको इंक्लूड कर लिया है अपने मैप में। जबकि जो हमारा लिपुधारा को हम लोग इंडिया अपने मानचित्र में लेता है। इस वजह से ये विवाद हो रहा कौन है सी कि नदी है ये वो बताइए? हमारे कौन सी नदी है? इस कौन सी नदी है? काली नदी, काली काली नदी। नदी जो यहाँ शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। शारदा नदी। और दूसरा क्या नाम है इसका? एक और भी तो नाम है जो महाकाली। यस सर। हाँ, महाकाली। महाकाल। प्रिया जी, आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है इस सेवा का? किस संवर्ग को आप ज्यादा लाइक करती हैं? सर फर्स्टली मेरा डिप्यूटी कमिश्नर है जो कि एसडीएम का, तो डिप्टी कलेक्टर। उसमें हाँ सॉरी। डिप्टी कलेक्टर की डिप्टी कमिश्नर। अच्छा चलिए, हाँ पहला ये हो गया। सॉरी सर। दूसरा मेरा एआरटीओ है, और तीसरा मेरा कोषाधिकारी है, और चौथा उप सचिव शहरी आवास है, पांचवा लेखाधिकारी है। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या फर्क है? दोनों एक हैं या अलग अलग? डिप्यूटी कलेक्टर एसडीएम है सर। एक्चुअली जो एसडीएम होता है ये डिप्यूटी कलेक्टर एसडीएम, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और डिप्यूटी कलेक्टर ये जब किसी के पास में, जब उस ऑफिस में, जैसे मैं डिप्यूटी कलेक्टर हूँ अगर, तो अगर मेरे अंडर में रेवेन्यू का काम आता है तो मैं डिप्यूटी कलेक्टर कहलाऊंगी। लेकिन यही काम अगर मेरा लॉ ऑर्डर और मजिस्ट्रियल प्रेफरेंसेस में आते हैं तो मैं एसडीएम कहलाऊंगी। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? एसडीएम का सब फुल? सर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और सब डिवीजन क्या होता है? सर जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ डिविजन्स जो है बांटे जाते हैं, उनको डिवीजन्स के फिर सब डिवीजन जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन में बटा होता है, फिर सब डिवीजन ब्लॉक्स में, और जो तहसील ब्लॉक्स में सब बटे। डिवीजन को हिंदी में क्या कहेंगे?
सर तहसील बोलते हैं शायद। आर यू सॉरी श्योर? सर, नहीं, सॉरी व्हाट, सर। यू नॉट श्योर? तो आपने डिप्टी कलेक्टर को प्राथमिकता दी, तो कम से कम उसके क्या काम है, क्या दायित्व है, क्या मिलेगा, ये सब कुछ जानकारी करना चाहिए ना। यस सर, बट इसको इसको ये जो लैंड ऑर्डर का पार्ट आपने बताया, लैंड यस ऑर्डर सर, की अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इसको कुछ मजिस्ट्रेरियल पावर मिलती होंगी। यस सर। तो वो किस एक्ट के तहत मिलेंगी? जिस एक्ट के तहत, सॉरी सर, आपने अभी सीआरपीसी सुना? सीआरपीसी, सीआरपीसी यस सर, यस सर, सीआरपीसी, यस सर, सीआरपीसी के तहत मिलेंगे, याद आ। सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में क्या अधिकार दिए गए हैं इस आपके मजिस्ट्रेट को जिसमें आप जाना चाह रही हैं? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई आप क्या बोल रहे हैं। सीआरपीसी की कौन धारा में, कौन से सेक्शन में क्या अधिकार दिए गए हैं मजिस्ट्रेट को, जो आपके काम से संबंधित होगा? एज एसडीएम आपने बताया ना, लैंड ऑर्डर देखना है। यस सर, सॉरी सर, ये कर्फ्यू सुना है? कर्फ्यू, इम्पोजिशन ऑफ यस कर्फ्यू। सर, एक कर्फ्यू का है, आई थिंक 3 सेक्शन है, 144, 145 और 130, 30 समथिंग कुछ है, 130, सर याद नहीं है। 144 जो है कर्फ्यू से रिलेटेड है, और अच्छा चलिए, नहीं, ये आप बाद में देख लीजिएगा। और यस सर, एज रेवेन्यू ऑफिसर क्या क्या काम आपके हो सकेंगे? रेवेन्यू का भी तो काम करना पड़ेगा ना, डिप्टी कलेक्टर में आप बता रही थी। यस सर, डिप्टी कलेक्टर। रेवेन्यू में क्या काम? तो सर जो पावर्स एक डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में पूरा होता है, वैसा ही सब डिविजनल पे डिप्टी कलेक्टर को रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। तो जैसे कि जो अच्छा चलिए, ये आप बाद में पता कर लीजिएगा। इस समय डीजल पेट्रोल दोनों की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही यस सर, हैं। तो क्या यस सर, है यस सर। इसकी कीमतों के तय किए जाने की क्या प्रक्रिया है, और कैसे होता है इसके मूल्य का निर्धारण? यस सर, इसके मूल्य का निर्धारण, सर वैसे तो हमारे यहाँ इंडिया में ये कर दिया गया था कि जो विदेशों का जो बाहर है प्रति बैरल मूल्य, उसी के अकॉर्डिंग घरेलू बाजार में भी मूल्य का उसी हिसाब से फ्लक्चुएशन होगा, अगर मतलब दिन ब दिन, डे बाय डे। तो जैसे कि अगर विदेशों में बढ़ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा, लेकिन इस टाइम बाहर जो है बाहर थोड़ी जो अलग है। आपने जो कहा, जैसे बाहर प्रति बैरल जो कीमत है उसके एट पार आपके यहाँ होना चाहिए। बाहर से क्या मतलब था? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ओर आपका इशारा था या कुछ और था? यस और अगर सर, तेल उत्पादक देशों से आपका मतलब है तो वो कौन देश हैं? दो चार नाम बता सकती हैं? यस सर, मध्य एशियाई देश जो कि है सऊदी अरब, वो यूएई, कुवैत, ईरान, तो ये देश हैं जो तेल उत्पादक देश हैं, लेकिन जो इनका प्रति बैरल जो मानक है वो मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद है, लंदन बेस्ड एक कुछ है, उसके अकॉर्डिंग उनका मानक तैयार किया जाता है। ब्रांड ब्रांड ऑयल आपने सुना है? यस सर, ब्रांड ऑयल, ब्रांड ब्रांड। यस सर, यस सर, यस सर, सुना है सर। तो उसके अकॉर्डिंग लेकिन ये तो कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल तो कीमत घट रही है, भारतवर्ष में नहीं घट रही है। क्यों, ऐसा क्यों है?
यस सर, ये एक्चुअली जो हमारी ड्यूटीज है जो इंपोर्ट पे, तो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ड्यूटीज का बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑयल की कीमत घट नहीं रही है, बढ़ रही है। खाली खाली ड्यूटी है या और भी टैक्सेशन है? सर एक्चुअली जो है ऑयल पे जीएसटी तो लगती नहीं है, तो ड्यूटीज है, और उसके अलावा मुझे सर पता नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। अब नए मेंबर साहब आपसे पूछिए। अच्छा प्रिया, आपकी रिसर्च Yes, sir. मेथोडोलॉजी क्या है? पीएचडी जो आप कर रहे हैं उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? ओके सर, रिसर्च, हेलो सर। शोध प्रविधि आपकी क्या है? यस सर। सर एक्सप्लेनेटरी मेरी शोध प्रवृत्ति है, मतलब व्याख्यात्मक। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स क्या है आपके रिसर्च में? सर प्राइमरी सोर्स, सर जब मैं एनजीओ जाऊंगी तो वहाँ पे जो मुझे क्वेश्चनर और शेड्यूल से, इंटरव्यू से और कुछ केस स्टडीज से भी मुझे वो प्राइमरी सोर्स होंगे। देन उसके बाद मेरा बुक रिव्यू है, आर्टिकल्स हैं और न्यूज़पेपर, ये सब तो सेकेंडरी आर्टिकल सोर्स। क्या होगा? आर्टिकल्स और जो न्यूज़पेपर है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी या सेकेंडरी होगी? वो डेटा क्या सर होगा? ये सेकेंडरी होगा। सर ये सेकेंडरी होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के द्वारा कलेक्टेड हैं और मैं उन्हें यूज कर रही हूँ, तो वो सेकेंडरी होगा। और जो मैं फर्स्टली कलेक्ट करूंगी न्यू रॉ मटेरियल, वो मेरा प्राइमरी सोर्स तो होगा। आप एमए हैं, पीएचडी कर रही हैं सोशियोलॉजी में, तो फिर सिविल सर्विसेज में क्या करना के लिए आना चाहती हैं? एकेडमिक्स में क्यों नहीं जाना चाहती? आप पीएचडी की सीट आपने खराब कर दी, अब तो एंट्रेंस हो रहा है, अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, वो तो सीट वेस्ट हो गई, कोई और डिजर्विंग कैंडिडेट वहां जा सकता था। क्या आप सिविल सर्विस को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा बेहतर मानते हैं? सर एक्चुअली जो है, मैं सिविल सर्विसेज में स्टार्टिंग से ही जाना चाह रही थी, बट मैंने साथ में पीएचडी को भी लिया। ये मेरा वेस्ट नहीं गया, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एक सिविल अधिकारी के लिए, जो सिविल सर्विसेज में जाएगा। क्योंकि जब तक हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम ग्राउंड बेस पे जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी का कल्चर है, उनको कैसे जान सकेंगे। और जब तक हम उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं अच्छे से जान सकेंगे, आपके सोशियोलॉजी में ये सोशियोलॉजी नाम देने के पहले किस नाम से ये विषय जाना जाता है? And who is known as father of sociology? ऑगस्ट कम। और इसका पहले क्या नाम था? सोशियोलॉजी के Yes, पहले इसको क्या? सामाजिक भौतिकी। ठीक। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये कि आप ने बोला कि आप पीएचडी तो सेकेंडरी कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या? आप क्यों बनना चाहती हो ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहती हो? यस सर, एक्चुअली जो मेरी फैमिली में ऑलरेडी मेरे जो दो अंकल हैं वो सिविल सर्विसेज में हैं, तो मैंने उनको देखा कि हाँ क्या होता है, उनका पावर्स, उनकी वो रिस्पेक्ट वगैरह। तो और दूसरी, बचपन में मैंने ये देखा। देन उसके बाद में जब मैं बड़ी हुई तो मैंने इसके बारे में पता किया, तब मुझे लगा कि मुझे इसका जो सोसाइटी में बड़े स्तर पे काम करने का इससे मौका मिलेगा, और इसमें क्योंकि सोशल और भी बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, जो कि मैं अपने नॉलेज को अच्छे से अप्लाई कर सकती हूँ यहाँ पे। बाकी जो मैंने सीखा है अभी तक, कि मैंने जो मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, साथ में रहने, सबको साथ में लेकर चलने के लिए हार्ड वर्किंग हूँ, तो मैं उनको अपनी क्वालिटीज से मैं जितना हो सकूंगा मैं